ज़्यादातर हम सब ये चाहते हैं कि हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जहाँ से हमें रेगुलर बेसिस पे रेंट आता रहे, किराया आता रहे, जिससे हमारी एक साइड इनकम जनरेट होती हो। लेकिन इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। हम सब जानते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी, दुकान मकान वगैरह परचेस करने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि हमें कोई अच्छा किराएदार मिलना चाहिए, टेनेंट मिलना चाहिए जो हमें रेगुलर बेसिस पे रेंट देता रहे। थर्ड प्रॉब्लम ये आती है कि जो लीगल इश्यूज होते हैं कि भाई हर बार रजिस्ट्रेशन करवाने का टेनेंट का, और हर 11 महीने में रिन्यूअल वगैरह के लिए जाना पड़ता है, वो एक दिक्कत आ जाती है रजिस्ट्री वगैरह की। फोर्थ प्रॉब्लम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो सिटीज़ जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की प्राइम लोकेशंस में हम प्रॉपर्टीज जनरली परचेज नहीं कर पाते, बिकॉज वो जितने भी एरियाज है प्राइम लोकेशन, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बहुत हाई रहती है। फॉर एग्जांपल मुंबई का बीकेसी हो गया, दिल्ली का चाणक्यपुरी हो गया, ये सब एरियाज ऐसे जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बहुत हाई वैल्यू पे मिलती है। तो हम जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास पर्सन होता है जिसके पास छोटा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो इस टाइप की प्राइम लोकेशंस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जिससे उसे एक अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलता। तो ये काफ़ी दिक्कत होती है इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया हुआ है, जो कि है रीट्स, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या होता है रीट्स, कैसे ये वर्क करता है, इंडिविजुअल पर्सन इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करके अपना डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न इसमें से जनरेट कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मैनुद्दीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैक्सेशन अपडेट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर टैक्सेशन अपडेट्स चैनल फॉर मोर अपडेट्स और इन्हीं कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते कि रीट होता क्या है। तो रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक कंपनी होती है जो छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उनके पास से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कलेक्ट करके एक बड़ा सा अमाउंट क्रिएट करके फिर उसको ये लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशंस पर भी हो और अच्छा रिटर्न वहां से आता रहे रेंट के रूप में या कुछ और भी कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रीट की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक मिस्टर स्मिथ है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, और ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट करना है यानी कि उसको एक गुड रिटर्न्स चाहिए, एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट से। तो वो सोच रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। सो मेजरली जो इंडियन पॉपुलेशन है उनकी एक मेंटालिटी है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है या फिर गोल्ड के जो इन्वेस्टमेंट्स है, दे आर सेफर एज कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। इसलिए वो अब सोच रहा है कि उसे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आ रही है कि भाई उसके पास एक इनफ मनी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करे। और ये एक मिस्टर स्मिथ अकेले की बात नहीं है, ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इशू आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, जिनके पास जो छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये लोग एक इकट्ठा होकर एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और उस ट्रस्ट को बोला जाता है रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही हो गया कि इसमें एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जिनको प्रॉपर्टीज के बारे में, रियल एस्टेट्स की अच्छी खासी नॉलेज होती है। इनको पता होता है कौन से एरियाज में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटर्न आएगा। तो ये जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं मिस्टर स्मिथ की तरह, वो लोग रीट के पास जाते हैं और उनके पास पैसा इन्वेस्ट करके उनको बोलते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करो और आप हमें पैसे देना। तो अब ये कैसे वर्क करता है REIT, हम वो समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जो ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होके एक जो उनके जो छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो लोग लेके दे देते हैं REIT को, और REIT उससे एक बनाता है बड़ा पैसा, एक बड़े जो उनका जो लाखों 50,000 लाख रुपए हर कोई छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट देता है, जिससे REIT के पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल क्रिएट हो जाता है, जिससे REIT अच्छी अच्छी जो प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज होती है उनमें इन्वेस्ट कर देता है। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप जिससे एक प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो प्रॉपर्टीज परचेस करके और REIT के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है कि टेनेंट्स वगैरह कैसे ढूंढना चाहिए और अच्छी लोकेशंस कौन सी है, कहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कहाँ पे जो रेंट अच्छे खासे आ सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स को सब पता होता है। तो वो लोग वैसी लोकेशंस में प्रॉपर्टी परचेस करेंगे और फिर प्रॉपर्टी फ्रिक्वेंटली हर महीने या हर 6 महीने में रेंट की ओर से इनकम देती रहेगी REIT को। तो REIT को रेंट के रूप में एक इनकम आती रहेगी उस प्रॉपर्टी से, जिससे वो वापस एक पार्ट्स करेंगे और कुछ पार्ट वो दे देंगे
जो इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको कुछ पार्ट दिया जाएगा और कुछ पार्ट वो अपना एज ए कमीशन रख लेंगे, जिससे REIT का भी बिजनेस इंक्रीज होता रहे। तो ये कुछ था REITs कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ REITs में एडवांटेजेस क्या है। सपोज अगर आप आपके खुद का एक पैसा लेके आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो या उसकी बजाय आप कहीं REIT में जाके इन्वेस्टमेंट करो, तो उसका बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो जितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है उससे हम सिटीज की प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाते, लेकिन REIT के पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने के वजह से वो प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। दूसरा एक बेनिफिट ये है कि सपोज आपके पास अगर 50 लाख रुपए, तो आप या तो सूरत या मुंबई कोई एक शहर के अंदर कोई एक छोटी सी प्रॉपर्टी परचेज कर पाओगे। लेकिन अगर आप REIT में जाओगे तो आप REIT में डाइवर्सिफाइड ले पाओगे। सपोज आपके 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आप 10 लाख मुंबई की प्रॉपर्टी में डाल पाओगे, बाकी के 10 लाख बेंगलोर वाली प्रॉपर्टी, बाकी के 10 लाख दिल्ली वाली। यानी आपका जो जितना 50 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अगर आप खुद करते तो आप किसी एक शहर की एक छोटी सी प्रॉपर्टी परचेज कर पाते। लेकिन REIT में जाओगे तो आपको डाइवर्सिफाई मिलेगा, आप हर शहर की प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हो कुछ परसेंटेज की। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो REIT जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है उसको रेगुलेट किया जाता है। REIT सेबी यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके तहत उसके अंदर REIT रजिस्टर्ड होती है और इसको एक रेगुलेट किया जाता है, उसके लिए रेगुलेशंस भी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है जो बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस है REIT में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है कि जो रेगुलेशन है उसमें बोला गया है REITs को कि आपके पास जितना भी पैसा इकट्ठा हो उसका एटलीस्ट 80% कमर्शियल और रेडीमेड प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर REIT के पास 500 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है तो एटलीस्ट 80% यानी 400 करोड़ रुपया उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है, और वो भी जो रेडीमेड प्रॉपर्टीज हो, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, जो रेडीमेड प्रॉपर्टीज हो और जिनको तुरंत ही उसमें से रेंट की इनकम शुरू हो सकती है, ये एक रेगुलेशन में लिखा हुआ है। उसके बाद एक और एडवांटेज ये है कि सपोज जो मैंने आपको बताया कि जो उनके पास 500 करोड़ रुपए जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, फॉर एग्जांपल उसमें से उनको एक महीने में रेंट की इनकम आई 10 करोड़ रुपया, और उसमें से फॉर एग्जांपल उनका जो मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा हुआ 2 करोड़ रुपया हुआ, तो जो 8 करोड़ रुपया जो उनका सरप्लस बचा है उसमें एटलीस्ट 90% उनको देना पड़ेगा जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है। यानी कि जो 8 करोड़ है तो 7 करोड़ 20 लाख रुपए उनको एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को वापस देना पड़ेगा और वो अपना कुछ कमीशन काट सकते हैं। उसके बाद एक और रेगुलेशन में ये लिखा गया है कि एटलीस्ट साल में 2 बार आपको रिटर्न देना ही होगा इन्वेस्टर्स को। छोटे मोटे जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने REIT में पैसा लगाया हुआ है तो उनको साल भर में मिनिमम 2 बार तो उनको रिटर्न दिया जाएगा। उसके बाद एक ये है कि जो हम सब जानते हैं इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज 5-6% का जो रेंट की कॉस्ट 5 to 6% ऑफ द कॉस्ट, उतना तक हमें साल भर में रेंट मिल सकता है कोई भी प्रॉपर्टी से। लेकिन हम सब जानते हैं जो भी प्राइम लोकेशन होती है ना, वहां पे रेंट का रेट भी ज्यादा होता है। हमें हो सकता है हमें 8 to 10% तक भी रिटर्न मिल जाए, बट यहाँ पे मैंने समझाने के लिए 5 to 6% ही रखा हुआ है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी वैल्यू भी हर साल बढ़ती रहती है, एटलीस्ट वो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो वो अपना रेट बढ़ती रहती है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन में हम मान सकते हैं कि 5 to 6% कैपिटल का एप्रिसिएशन होता रहेगा, जिसकी वजह से ऑन एन एवरेज हम 10 से 12% कमा सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से। तो ये हो गया एडवांटेज REIT में इन्वेस्ट करने से इंस्टेड ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी ऑन आवरसेल्व्स। उसके बाद आपको डाउट आ रहा होगा हम कैसे चूज करें कि कौन सी REIT में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आप जैसे खुद के लिए प्रॉपर्टी जो परचेस करते हो तो आप जो जो चीज को देखते हो उसी चीज को मायने रखते हुए आपको REIT में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक ऑक्यूपेशन रेशियो देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कोई अगर REIT है उसने प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टीज अच्छे से परचेस कर लिए, लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज के अंदर 500 ऑफिसेज की जगह है, 500 ऑफिसेज हम लोग भाड़े पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अभी तक सिर्फ 250 ऑफिसेज ही ऑक्यूपाइड हुई है और 250 अभी भी खाली है। इसका मतलब हो सकता है कि REIT ने कोई लोकेशन सही नहीं चूज करी हो जहां पे लोग ऑफिस एस्टैब्लिश करना चाहते ना हो। तो हमें ऑक्यूपेशन रेशियो भी देखना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी में कितने लोग रेंट पे मतलब ऑफिस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा कि उस REIT में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मैंने छोटे मोटे इन्वेस्टर्स बोले, तो ऐसे कौन कौन लोग हैं। सपोज कोई ऐसा हो सकता है जिसको आप जानते हो, जिसने अच्छे से इन्वेस्ट भी किया हो, कोई कंपनी भी हो सकती है, तो आप उनके पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टर्स देख सकते हैं कि REIT में किन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और आप ये देख सकते हो कि REIT जनरली किन लोगों को रेंट पे देता है।
तो एक REIT है, एम्बेसीज REIT करके नाम है, जिनके जो ज्यादातर जो उनके किराएदार होते हैं, जो टेनेंट होते हैं, वो फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, जो कि हम ऑब्वियसली बात है कि ये कंपनीज रेंट देने में गलती नहीं करेगी, ये लोग रेगुलर बेसिस पे रेंट देते ही रहेंगे। तो ये भी एक आप चेक कर सकते हो कि REIT जनरली किन लोगों को रेंट पे प्रॉपर्टीज देता है। और एक ये भी देख सकते हो कि REIT का प्रोमोटर, यानी जो REIT को कंट्रोल कर रहा है, जो उसको मैनेज कर रहा है, वो कौन है। अगर वो पर्सन अच्छी नॉलेज रखता होगा रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट डेवलपर होगा, तो आप उस पर ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, आप उसकी REIT में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। और अब हम बात करते हैं कि टैक्स कितना लगेगा। ऑब्वियसली बात है, जब रिटर्न आ रहा है तो टैक्स की पहले बात कर लेते हैं। अगर जो REIT है वो लोअर रेट पे टैक्स भर रही है, यानी कि जो कंपनी को जो नॉर्मली रेट लगता है वो 30% लगता है, लेकिन कुछ और सेक्शंस लाए हुए हैं जिसमें कंपनी अगर चाहे तो लोअर रेट पे टैक्स भर सकती है। तो अगर कंपनी ने लोअर रेट पे टैक्स भरा है REIT ने, तो जो पर्सन है, जो इन्वेस्टर है, जिसको जो इनकम मिली है रेंट के रूप में, वो उसकी टैक्सेबल होगी नॉर्मल रेट में, यानी कि वो पर्सन के जो टैक्स स्लैब्स लगते हैं उसी टैक्स स्लैब के अंदर उसकी ये इनकम भी काउंट होगी और उस हिसाब से उसका रेंट के ऊपर टैक्स काटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर REIT 30% का टैक्स भर रही है गवर्नमेंट को, तो जो इन्वेस्टर है जिसको रेंट की इनकम मिली है उसके लिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसको उसके ऊपर कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। और जब ये जो इसकी जो रेगुलर इनकम आ रही है उसकी हमने बात कर ली, और फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 साल के बाद वो जो इन्वेस्टर है उसको REIT में से पैसा वापस चाहिए, उसको उसके जो प्रॉपर्टी का जो शेयर है, जो हिस्सेदारी है, उसको बेच देनी है, तो वो एक कैपिटल गेन के अंदर टैक्स माना जाएगा। और इनकम टैक्स के अंदर हम जैसे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो, जो 3 साल का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो क्राइटेरिया है वही माना गया REIT के लिए। अगर आपने इन्वेस्ट करके 3 महीने के अंदर ही 3 साल के अंदर ही अगर आपने वो प्रॉपर्टी की जो हिस्सेदारी वो बेच दी, तो जितना भी आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ होगा, जितने आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी होगी, उसका जो गेन होगा उस पर आपका 15% टैक्स लग जाएगा। और अगर 3 साल या उसके बाद आपने बेचा है तो फिर जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन का अमाउंट होगा उस पर 10% टैक्स लगेगा। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा REIT कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। मैंने कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं समझाया, मैंने एक नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।